और अब बात करते हैं खबरों की। बजट को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक। बजट पर सरकार को घेरने को लेकर होगा मंथन। तो बजट को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल और थोड़ी देर बाद राहुल की कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक होगी। बजट पर सरकार को घेरने को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा में बजट से आज से 20 घंटे तक चर्चा होगी और ये जानकारी सामने आ रही है। और बजट को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल और इसी को लेकर कांग्रेस जो है अपने सांसदों के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। रेलवे, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे दिए जाएंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा में बजट के बाद से जो आज से 20 घंटे तक चर्चा की जाएगी और जिसमें बात करें तो मुख्य रूप से रेलवे, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और अब इस पर तमाम नेता जो है पक्ष विपक्ष की अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष की बात कर ले तो केंद्र सरकार के खिलाफ खुलेआम जो है निशाना साध रहे, हल्ला बोल देखने को मिल रहा है विपक्ष का। क्या जानकारी अभी के क्या जो सियासत देखी जा रही है बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो बजट कल पेश हुआ था, जिस तरह से लगातार विपक्ष ने इस पर हमला बोला है, तो आप सब कहा है कि जिस तरह जहाँ पर बीजेपी शासन राज है वहाँ पर आप विशेष दर्जा यानी कि काफी फंड देगा, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कर किनारा किया गया। तो इसको लेकर नीति आयोग का भी सवाल खड़ा किया। तो ऐसे में राहुल गांधी और जो राज्य अध्यक्ष में भड़ के अपने सांसदों के साथ मिलकर के एक बैठक बुलाई गई है कि आखिरकार जिस तरह से बजट आया वो कहीं न कहीं खाली झुंझुना अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आया। तो इसका आज वो विरोध करेंगे लगातार, क्योंकि साफ साफ कहा गया कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जो अपना तीसरे कार्यकाल का और जो पहला बजट पेश किया कहीं ना कहीं निराशाजनक है और जो मुद्दे होने चाहिए उस पर कोई खास बजट नहीं दिया है। वही महंगाई की बात करिए, इसके अंदर रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, लेकिन ऐसे में जिस तरह से बिहार को अलग से पैकेज दिया गया, वही आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया गया, ताकि अन्य जो राज्य हैं उनको नहीं दिया गया। तो ऐसे में आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सदन के अंदर ही जन बाहर खड़े होकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद उसकी बैठक भी की जा रही है इसमें। जी, और बैठक शुरू हो चुकी है। कौन कौन से जो लोग वहां पहुंचे हैं, क्या लगता है कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे होंगे जिसको लेकर चर्चा की जाएगी और जब सत्र शुरू होगा उस दौरान सरकार को घेरा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के साथ कई और दल भी शामिल हैं। जिस तरह से विरोध किया गया था उसको चाहेगा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अनशनी की है और अपनी मनमानी के साथ साथ जो बजट पेश किया कहीं न कहीं लोगों का एक अंधकार में ढकेल दिया। जो उम्मीदें बजट पर लगाई जा रही थी वो कहीं खाली खोखले नजर देखने को लग रहा है। वही नीट को लेकर के सवाल खड़ा किया था। देखना होगा कि सदन से पहले ये प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद अंदर क्या होगा। लगातार कहीं ना विरोध प्रदर्शन करते नजर आते। वहीं बीजेपी के समर्थन बीजेपी सांसद नेताओं ने कहा तो जो बजट आया बहुत अच्छा बजट आया है और देश के हित के लिए। तो अभी से रोड मैप की जो तैयारी है वो 2040 की है, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार कहीं न कहीं नाराज दिखता नजर आया, क्योंकि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्योंकि तो योजनाओं को लेकर के जो रोजगारी है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा रहा है। उसमें ऐसा देखना होगा कि आज जो सदन चलेगा क्या सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही आगाह कर दिया कि आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपने सांसदों को लेकर के वो बैठेंगे और जिन विषयों पर जरूरी है उन पर हम चर्चा करें। जी बिल्कुल अजय, जानकारी ये भी सामने आ रही कि अब जो है लोकसभा में 20 घंटे तक जो है चर्चा होगी और बात करें तो बड़े मंत्रालय जैसे रेलवे, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे का समय जो है अब दिए जाएंगे। देखिए, पूरी तरह से मंथन किया गया, जिससे जहाँ पर रोजगार की बहुत जरूरी है, रेलवे की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें या स्वास्थ्य की बात कर लें, ऐसे कई और मंत्रालय जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलता है, लेकिन रोजगार को लेकर इसमें कोई भी इसमें जो सिस्टम में नहीं आया। जो बजट दिया है बहुत कम दिया गया है, जिसमें बच्चों को कोई भविष्य नहीं है। नौकरी देने की बात कही गई है, घर विकास की बात कही है, लेकिन विपक्ष ने लगातार इसका विरोध किया है और कहा है कि जो बजट है वो शायद बिल्कुल नकार है। पिछले बजट से भी ज्यादा बिगड़ा बजट इस बार देखने को मिल रहा है।
तो क्या अब जो है आगे इस पर सरकार विचार कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हालांकि उस तरीके से जो है जिक्र नहीं किया गया बजट में, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार भी ये रोजगार और महंगाई को लेकर चाहे वो विपक्ष हो या आम जनता हो, हालत जो है सभी की खराब है। महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, तो क्या इस पर मंथन किया जा सकता है? देखिए, जो तरीके से जो उम्मीदें जताई जा रही थी, घरेलू की बात करें, जो महंगाई और लगातार चरम पर है और ऐसे में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ बजट में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें इसमें सस्ती हुई है, लेकिन कितना फायदा हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी साथ नहीं है। लेकिन जनता का जब मूड देखा गया तो उसने साथ में कहा कि कोई खास बजट नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ा घर का जो घरेलू है वो सामान अभी महंगा है, यानी कहीं ना कहीं महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। जो उद्योगपति को बताते हैं, उद्योगपतियों के लिए बेनिफिट है, उनको तो जो बजट आएगा बेनिफिट रहेगा। उसके साथ साथ यही सवाल खड़ा कि आखिरकार मोदी सरकार का जो बजट था, जिस तरह से बैठक लगातार की जा रही थी, हर शासकों के साथ बैठक की गई थी कि इस बार बजट जो आएगा गरीबी और जो अन्य लोगों के साथ है, मिडिल क्लास के साथ है, बहुत अच्छा बजट आएगा। लेकिन उसमें साफ साफ दिखा कि इस बार बजट वही विपक्ष ने लगातार हंगामा करना शुरू किया कि जो बजट है एक सिर्फ 2 राज्यों को ही स्पेशल पैकेज दिया गया, बाकी राज्यों को नहीं। उत्तर प्रदेश की भी बात कही गई, तो कहीं ना सवाल यही कि आखिरकार अब क्या सदन के अंदर इसका मंथन दोबारा किया जाएगा, क्या दोबारा से इसमें कोई त्रुटि है उसको संभाला जाएगा या नहीं संभाला जाएगा, तो देखने वाली बात होगी। आज सदन चलेगा, अब इस तरह से इसमें निपटारा होगा, क्या मोदी सरकार इसमें कोई जवाब दे पाएगी या नहीं। जी अजय बने रही हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस ने किया बहिष्कार, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नहीं लेंगे हिस्सा, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी नहीं होंगे शामिल। तो नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया है और नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी हिस्सा लेंगी। बंगाल से जो है भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी। तो एक अहम जानकारी सामने आ रही नीति आयोग की बैठक को लेकर, और कांग्रेस ने जो है इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। बात करें तो कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इसमें नहीं पहुंचेंगे, शामिल नहीं होंगे। वहीं बात करें तो नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी हिस्सा लेंगी, बंगाल से जो है भेदभाव का मुद्दा इस दौरान उठाएंगी। और अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, नीति आयोग की बैठक का जो है कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया है। बिल्कुल, देखिए जहाँ नीति आयोग ने बैठक बुलाई थी कि सभी को समझने के साथ जिस तरह से बजट पेश हुआ उसको लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। उन्हीं के जो राज्य हैं, उनकी सरकार के जो सीएम है, 4 सीएम आज में भाग नहीं लेंगे, 3 कांग्रेस के हैं। लगातार कहीं ने विरोध प्रश्न किया, जो बजट बनाया गया है, नीति आयोग की जो नीति रही है वो कहीं ना कहीं विफल रही है, और जिस तरह से उनका बजट पेश हुआ है वो 0 माइनस वाला, तो इसका विरोध किया जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से मीटिंग की जा रही है, कांग्रेस उसमें समर्थन करती है या नहीं करती है। पहले से ही उनके जो 3 सीएम है वो आउटपुट हो गए। अब जो अन्य सीएम है बैठकर उसमें चर्चा करेंगे, जिनके विषयों में चर्चा होगी कि आगे के जो नीति आयोग का बनाया गया जो बजट है उसमें कितना सुधार होगा, जितना बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि रोजगार के अंदर जिस तरह बात करें, विकास की बात में महंगाई है वो सबसे ज्यादा चरम पर हो रही है। वहीं जो आंगनबाड़ी की महिला की बात कर रहे हैं या फिर आशा वर्कर की बात कर रहे हैं, उनकी भी उम्मीद थी कि हम 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें खास सैलरी नहीं मिल पाती, लगातार धरना प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार आज की जो बैठक की गई है, इस सब सदन के अंदर हंगामा करने के आसार है, दूसरा नीति बाहर की बैठक का विरोध किया जा रहा है। तो यही देखा कांग्रेस कितना समर्थन करेगी, जो अन्य 2 पार्टियां हैं वो कितना चौक कर पाती हैं समाज। बिल्कुल अच्छा, लेकिन इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि पिछले 10 सालों में जो भले ही महंगाई और बेरोजगारी की जो अंदर देश के अंदर जो ये सब चीजें चल रही है वो चल रही है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है इंडिया की सही रही है। और अगर हम बात करें कोविड के दौरान, तो कोविड के दौरान सभी देशों की आर्थिक स्थिति बेहद लचर हो गई थी, लेकिन इंडिया ऐसा रहा जो उसके बाद लगातार 3 साल से अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोविड आया उस समय हालात तो बहुत ज्यादा खराब थे, लोगों को निकलना मुश्किल था, खर्चा करना मुश्किल हो गया था, पैसा आना जाना बंद हो गया। कहीं ऐसा नहीं कोई इंडिया ही था बल्कि पूरे वर्ल्ड की ऐसी स्थिति हो गई थी तो लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। लेकिन भारत में लगातार कहीं ना कहीं सुधारा, वैक्सीन लगाई गई, वो लगातार लोगों को बांटी गई, विदेश में सप्लाई की गई, उसके बावजूद भी जो महंगाई दर थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई थी। नीति आयोग की ये लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा काटते नजर आता है। लेकिन 3 साल के बाद जिस तरह से जो भारत की इकोनॉमी है वो बढ़ती नजर आ रही है, लगातार इस समय स्थिति सुधरने में लगी हुई है। लेकिन जिसमें विपक्ष हंगामा काटता है कि आखिरकार क्या पैकेज मिल रहा है, जो महंगाई है
वो बहुत ज्यादा हो रखी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार महंगाई कितनी होगी, तो देश की जो जनसंख्या है वो लगातार भी बढ़ती नहीं आ रही है, रोजगार काफी कम होता नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अभी आकर के सीधे हुए हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना 1-1.5 साल तक तो लोगों को परेशानी काफी झेलनी पड़ रही है कि आखिरकार घर परिवार कैसे चलाए। तो ऐसे में कहीं ना सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने काफी कंट्रोल किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से बनी कि आज भी मजदूर जो निकल गया, तो जो फैक्ट्रियां वो काफी बंद हो गई, तो मजदूर आज भी मजबूरी में कुछ कहीं ना कहीं रोजी कमाने घर से निकलते हैं, लेकिन जो हक का पैसा, जो ईमानदारी जो काम करते हैं उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में देखना राजनीति लगातार गरमाती है, लेकिन गरीबों के लिए जो बजट के अंदर जो मिला है वो शायद कुछ नहीं मिल पाया इस बार। अजय, बैठक की अगर हम बात करें, नीति आयोग की बैठक की, तो ये भी बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे, चाहे एम के स्टालिन की बात कर ले, वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि टीएमसी की नेता, यानी कि अगर हम बात करें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी और बंगाल में भेदभाव के मुद्दे को उठाएंगी। देखिए, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार जो बजट आया था उन्होंने ये भी कहा था बंगाल को छूटे रखा गया, उनको कुछ नहीं दिया गया, कहने के भेदभाव की बात कही गई थी। तो नीति आयोग में वो ममता बनर्जी अपने तरीके से काम करती हैं, वो पार्टी के साथ जरूर लगी रहती है, लेकिन उनको ये देखना होता है आखिरकार मेरे राज्य को किस तरह से कहाँ से बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। हो सकता है कि जिस तरह से बजट में कुछ नहीं मिला, तो आज नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो बैठेंगी, अपने राज्य की बातों को लेकर बैठेंगी, चर्चाएं करेंगी, आखिरकार क्यों जो बंगाल को नहीं दिया गया, पैकेज नहीं दिया गया, उसमें क्या कमी थी, क्या कारण था, और राज्यों को दिया। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और कहा कि अब बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। और वहीं बजट को लेकर विपक्षी दल बजट और सरकार पर हमला कर रहे हैं। सुनिए क्या किसने कहा है। I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I am glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming. देश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए महिलाओं पे, कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहां तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना एक
because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to get happy. Two states that have been focused on is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the same municipality. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give it money for its infrastructure needs and its development. अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल को लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा? ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया, कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है, और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। अरे ये तो कुर्सी बचा बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं, उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।